हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने तैयारी करते हुए पहली यूनिट को पढ़ा और फिर उसके बाद छठी यूनिट को पढ़ा और अब हम नए सिलेबस में जोड़ी गई पहली यूनिट का जो नया सिलेबस है उस पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही हमने 9वीं यूनिट पढ़ना भी शुरू किया है और 4th यूनिट के हम एमसीक्यूज लगाते हैं। आज हम हमारे सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गणतंत्र जिसको हम कल पढ़ चुके हैं, उसी के जो 10 गणतंत्र हुआ करते थे उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को सिलेबस में जो गणतंत्र नाम का टॉपिक है ये पढ़ा चुका हूं मैं। गणतंत्र की जो बेसिक अवधारणा होती है वो क्या होती है ये हम कल समझ चुके हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने गणतंत्र की मूलभूत अवधारणा नहीं पढ़ी है या जिन्होंने गणतंत्र में पहला वीडियो नहीं देखा है वो उसे जरूर देख लें। गणतंत्र का पहला वीडियो देखे बिना इस वीडियो की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा तकलीफ देगी, तब पढ़ेगी, आसान नहीं होगी आपके लिए। तो गणतंत्र बेसिकली होता क्या है, गणतंत्र की अवधारणा क्या कहती है। गणतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गण और तंत्र। यहाँ तंत्र शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था और गण शब्द का अर्थ होता है कुछ, अर्थात ऐसी व्यवस्था जो कुछ लोगों द्वारा संभाली जाती है, कुछ लोगों द्वारा बनाई जाती है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अर्थात गणतंत्र में राजतंत्र के समान एक व्यक्ति शासन ना करते हुए अनेक व्यक्ति राजा के रूप में शासन जब संभालते हैं तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना। मूलभूत गणतंत्र की अवधारणा यही है। कल मैं इसे डीप में कैसे मानव का विकास हुआ और कैसे पहली राज्य की पहली व्यवस्था गणतंत्र के रूप में आई ये समझा चुका हूं। अब हम आज उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मूलभूत पॉइंट पे आ जाते हैं। कल हम यहां तक पढ़ चुके थे कि जो 16 महाजनपदें थी उसी के समय या 16 महाजनपदों के अधीन कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। देखिए जो महाजनपदें हैं वो तो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, ये बड़े बड़े राज्य थे। बाद में ये 16 भी मिलकर के एक बन जाते हैं जो मौर्य साम्राज्य बनता है या जो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पूर्व छठी शताब्दी में 300 वर्षों तक 16 महाजनपदें रही, लगभग 300 वर्षों तक इनका शासन रहा। ये बड़े बड़े राज्य थे, इन्हीं के अधीन कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और वो छोटे छोटे राज्य ही वास्तविक शुरुआती राज्य थे जो गण राज्य या गणतंत्र के अधीन थे। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जब मानव ने राज्य नामक इकाई का निर्माण करना शुरू किया तो पहले छोटे छोटे राज्य बनाए। हो सकता है कि इतिहास में जिनके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हों ऐसे 50 गणराज्य हुए हों और उन 50 में से कुछ छोटे छोटे गणराज्य आपस में मिलकर के एक जनपद का निर्माण किए हों। बाद में वो जनपद ने फिर साम्राज्य को बनाने में सहायता की या 16 जनपदें जब मिला ली गई तो जो है वो क्या बन गया, साम्राज्य की स्थापना हुई, अर्थात भारत एक इकाई के रूप में बन गया। अब हमें यहाँ 16 जनपदों में से कुछ एक दो फैक्ट जो है पूछे जा चुके हैं वो याद रखने। क्वेश्चन बनता है कि सबसे उत्तर में स्थित जो महाजनपद है वो कौन सा है, तो जो कंबोज नाम का महाजनपद है वो है। सबसे दक्षिण में कौन सा है, अश्मक नाम का जो महाजनपद था वो सबसे दक्षिणी था। बाकी जानकारी इन सभी महाजनपदों की हम डिटेल में जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। अभी हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पर नहीं जाते, नहीं तो टॉपिक से भटकेंगे। 16 जनपद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम 16 महाजनपदों में कुछ विशेष प्रकार के जो राज्य थे, जो कुछ राजतंत्र पर और जो कुछ गणतंत्र पर बने हुए थे उनकी बात करते हैं। यहाँ 10 गणतंत्र हमें मिलते हैं या 10 गणतंत्रों का उल्लेख हमारे भारतीय साक्ष्यों में मिलता है। तो ये जो 10 गणतंत्र थे वो कौन कौन से थे। पहला था कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुमसुमारगिरी के मग्ग, अलकप्पम के बुली, केशुपत्त के कालाम, रामग्राम के कोली, ये भी इंपॉर्टेंट है, रामग्राम के कोली, कपिलवस्तु के शाक्य भी इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर के मल्ल। मल्ल की दो शाखाएं थी, कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल, पीपलीवन के मौर्य,
वैशाली के लिच्छवी और मैथिली के विदेही। इसमें दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हमें कोई निकालने हो गणतंत्र तो वो कपिलवस्तु का शाक्य और वैशाली का लिच्छवी है। इन दोनों की डिटेल्स को गलती से भी मिस मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले गणतंत्र पर चलते हैं। अब हम एक एक गणतंत्र की स्थापना पढ़ने वाले कि कौन सा गणतंत्र कहां पर था, उसकी राजधानी क्या थी, उसकी स्थापना किसने की थी और वो उसका विलय कैसे हो गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस भारतीय मैप में जो 10 गणतंत्र थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण 2 गणतंत्र हमारे लिए हैं उनकी विशेषताएं याद रख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो गणतंत्र है हमारे लिए वो कौन सा है, कपिलवस्तु है। वो कपिलवस्तु कहाँ हुआ था, ये जो मैंने बिंदी लगाई है कपिलवस्तु नाम का शाक्य कुल जो है वो इस स्थान पर गणतंत्र के रूप में था। वैशाली नाम का जो गणतंत्र है वो भी इसी में था। जो लगभग सभी गणतंत्र थे वो यहाँ मध्य घाटी, जो कि मध्य गंगा घाटी कहलाता है, मध्य गंगा घाटी इस क्षेत्र में, मध्य गंगा घाटी इस क्षेत्र में स्थित थे। याद रखिएगा, अगर एक शब्द में पूछा जाए कि सभी गणतंत्र भारत के मैप में या भारत के भौगोलिक स्थिति के अनुसार कहाँ थे, तो मध्य गंगा घाटी, ये इधर का जो हिस्सा है वो भी गंगा घाटी है, इधर का हिस्सा भी गंगा घाटी है, लेकिन याद रखना है ये वाला मध्य गंगा घाटी क्षेत्र कहलाता है जहां पर ये सारे के सारे गणराज्य स्थित थे। इसमें 2 कपिलवस्तु और वैशाली हमने पोजीशन के हिसाब से देखा। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक गणराज्य, जैसे सबसे पहले कपिलवस्तु के शाक्य की जानकारी लेते हैं। पहले हमें ये देखना है कि कपिलवस्तु का शाक्य जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ 5-6 फैक्ट। ये कहाँ स्थित था, इसकी राजधानी क्या थी, किसने इसकी स्थापना की थी और किसने इसका विलय किया, ये पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में नेपाल की सीमा पर स्थित था, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा चुका है कि नेपाल की तराई के पास या नेपाल की सीमा को छूते हुए कौन सा गणराज्य स्थित था। कपिलवस्तु नाम का जो गणराज्य है वो नेपाल की सीमा पर स्थित था। इस गणतंत्र के मुख्य नगर कपिलवस्तु, चातुमा, खेमुरुसु, सिलावटी, नगरक और देवदह, ये 5 हुआ करते थे। याद रखिएगा, ये 5 बड़े नगर हुआ करते थे। इसमें कपिलवस्तु जो है वो खुद इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि शाक्य गणराज्य की या कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी, तो आंसर होगा इसकी राजधानी जो है वो खुद कपिलवस्तु ही थी। अब इसकी स्थिति देखते हैं हम, कपिलवस्तु जो है वो मैप के अनुसार कहाँ स्थित था। आपको एक नक्शा दिखाया गया है, यहाँ ऊपर हिमालय लिखा हुआ है, नीचे इधर की तरफ कौशल लिखा हुआ है, इधर कोलीय लिखा हुआ है। तो हिमालय, कौशल और कोलीय राज्य के मध्य में स्थित एक राज्य था जिसे हमने शाक्य कुल या शाक्य गणराज्य कहा है। ये तो हो गया राजनीतिक इकाई के हिसाब से इसका वर्गीकरण। अब हम इसके आगे भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आपको याद रखना है इस राज्य की या इस वंश की स्थापना सुकीर्ति ने की थी। किसने की थी, सुकीर्ति द्वारा इसकी स्थापना या प्रतिस्थापित इसे किया गया था, प्रतिस्थापित इसे करवाया गया था। महात्मा बुद्ध इस गणतंत्र से संबंधित थे और महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो इसी कुल के राजा थे। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध जो है वो इसी गणराज्य से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बिना गणतंत्र नाम का सिलेबस जब हमारे सिलेबस में नहीं था या टॉपिक नहीं था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था, किस गणराज्य से था। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कपिलवस्तु नामक गणराज्य से था। ये एक क्वेश्चन और घुमा करके पूछा जा चुका है कि वो किस कुल के थे, वे शाक्य कुल के थे। ये दोनों ही पॉइंट याद रखना है। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो यहाँ के राजा हुआ करते थे या यहाँ के राजाओं में से एक थे, क्योंकि गणराज्य में अनेक राजा होते थे तो उसमें से एक राजा शुद्धोधन थे। शाक्य गणराज्य जो है वो उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी और दक्षिण पश्चिम में राप्ती नदी से घिरा हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। देखिए यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, तो उत्तर में ये हिमालय पर्वत से घिरा हुआ था, हिमालय पर्वत। यहाँ पर आपको एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से एक नदी बहती थी जिसे रोहिणी नदी कहते हैं। तो इस शाक्य कुल के उत्तर में इस दिशा में रोहिणी नदी थी और एक नदी यहां से होते हुए दक्षिण में जाती थी। तो इसके पश्चिम में और दक्षिण में इन दोनों में एक ही नदी बहती थी जिसे हम क्या कहते हैं, राप्ती नदी कहते हैं। तो याद रखना, राप्ती नदी जो है वो शाक्य के दक्षिण में या पश्चिम और दक्षिण में राप्ती नदी,
पूर्व में रोहिणी नदी और उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य जिसे कपिलवस्तु कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कपिलवस्तु नेपाल की पहचान। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आज की तारीख में ये कपिलवस्तु कहाँ हुआ करता था। तो देखिए बिहार की सीमा नेपाल से छूती है, आपको ये पता है। तो नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोर कोटा नाम की जो जगह है उसे इसका केंद्र बिंदु माना गया है। याद रखना वर्तमान में नेपाल के तिलोर कोटा की नाम की जो जगह है उसे वर्तमान उस समय का कपिलवस्तु गणराज्य माना जाता था। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थ नगर जो कि बिहार में है वहां से भी करते हैं, ये भी पॉइंट याद रख लेना। बौद्ध स्तूप और ये जो सिद्धार्थ नगर है यहीं से बौद्ध स्तूप और उसकी धातु गर्भ मंजूषा प्राप्त हुई है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित धातु गर्भ और मंजूषा प्राप्त हुए हैं, वो आपको सिद्धार्थ नगर या कपिलवस्तु के शाक्य नाम के गणराज्य के साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हुए हैं। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे और शाक्य लोग अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते थे। ये पॉइंट फैक्चुअल है, याद रख सकें तो रख ले, कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं बनता। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना कि 80,000 परिवार थे, खैर ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं बनता। अब हम आगे देखते हैं कि शाक्य जो कपिलवस्तु का शाक्य थे यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ का प्रशासन कैसा था, शाक्यों की गणतांत्रिक व्यवस्था संघीय संविधान पर आधारित थी। तो ये याद रखना कि क्योंकि गणराज्य है तो गणराज्य जो है वो संघीय व्यवस्था के द्योतक होते हैं या संघीय व्यवस्था का पालन करते हैं। तो यह संघीय व्यवस्था हुआ करती थी। इसका मुखिया जो है वो चुना जाता था, अर्थात जनता द्वारा सीधे रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था और उसे राजा की उपाधि देते थे। प्रशासन का प्रबंध करने के लिए एक परामर्श समिति या परिषद होती थी जिसमें 500 सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक वयस्क सदस्य इसके प्रशासन में भाग लेता था और सभी मामलों पर निर्णय जो है वो सहमति से लिए जाते थे। एक सभा के माध्यम से एक सभा आयोजित की जाती थी जब निर्णय लेना होता था और हर एक व्यक्ति उसमें मतदान किया करता था। कोरम पूरा करने के लिए निश्चित संख्या के सदस्यों की आवश्यकता होती थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि राजा जो है अपने हिसाब से ही एक व्यक्ति अपने हिसाब से कोई निर्णय ले ले। कोरम जो कि वर्तमान में भी आवश्यक है, हमारी संसद की बैठक के लिए कोरम आवश्यक है, 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है, तभी संसद का अधिवेशन लगता है। तो वैसे इस गणराज्य में जो है वो कोरम की आवश्यकता महसूस की गई और वो कंपलसरी था। राजनीतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य कोई विशेष महत्व नहीं रखता था क्योंकि छोटा सा राज्य था। कौशल राज्य की अधीनता में स्वीकार कर चुका था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना कि ये किस राज्य के अधीन था। तो जो कपिलवस्तु नाम का राज्य है ये कौशल के अधीन हुआ करता था। याद रखना ये कौशल राज्य के अधीन था या कौशल नाम का जो महाजनपद था उसके अधीन ये हुआ करता था। कपिलवस्तु उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित 10 गणतंत्रों में से या निम्नलिखित गणतंत्रों में से कौन सा गणतंत्र शिक्षा का केंद्र था। तो कपिलवस्तु नाम का जो गणतंत्र है ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले शाक्य जो का नाम का जो गणतंत्र था उसे पढ़ लिया। दूसरा भग्ग नाम का जो गणतंत्र है जिसे सुमसुमार गिरी पर्वत के भग्ग कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का नाम सुना है, मिर्जापुर वेब सीरीज बहुत फेमस हुई। तो इस मिर्जापुर के अंतिम छोर पर एक तहसील या एक हिस्सा है जिसे चुनार कहा जाता है। ये जो चुनार नाम की जगह है यही उस समय या उस समय के मिर्जापुर जिले के चुनार को ही हम उस समय का क्या कहते थे, भग्ग कहते थे, जो कि सुमसुमार गिरी पर्वत पर स्थित है। सुमसुमार गिरी पर्वत भग्ग की पहचान जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित वर्तमान चुनार से की जाती है या की गई है। सुमसुमार गिरी के भग्ग संभवतः ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित भर्ग वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जिस भर्ग वंश का संबंध या भर्ग वंश का उदाहरण मिलता है या वर्णन मिलता है वहां किस गणतंत्र से संबंधित है। याद रखना वो भग्ग वंश से संबंधित है। भग्ग गणराज्य के अधिकार क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र मतलब यमुना नदी और सोन नदी के बीच का जो प्रदेश था वो आता था। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से यमुना नदी और यहाँ से सोन नदी निकलती है और इन दोनों के बीच में स्थित ये जो चुनार नामक मिर्जापुर का चुनार नामक स्थान है यही क्या कहलाता था, सुमसुमार गिरी पर्वत के भग्ग का गणराज्य कहलाता था। भग्ग लोग वत्स महाजनपद की अधीनता स्वीकार करते थे।
देखिए हमने देखा है कि सारे गणराज्य किसी न किसी के अधीन थे। तो ये जो वत्स नाम का महाजनपद था, वत्स नाम का महाजनपद था, उसके अधीन हुआ करते थे। ये क्वेश्चन याद रखना कि सुमसुमारगिरी के जो भग्ग थे वो किसके अधीन हुआ करते थे, वो वत्स महाजनपद के अधीन हुआ करते थे। क्योंकि वत्सराज उदयन का पुत्र, एक उदाहरण इससे प्रस्तुत किया गया कि ये उसके अधीन थे। ये कैसे सिद्ध होता है, तो उदयन नाम का जो राजा था, वत्स नाम की जो महाजनपद है उसका, वो उसका पुत्र बोधि कुमार हुआ करता था। ये बोधि कुमार सुमसुमारगिरी पर्वत के कोकनद नामक स्थान या भवन पर निवास करता था, जिससे सिद्ध होता है कि इस भग्ग नाम के जो गणराज्य है इसका, इसके ऊपर कब्जा रहा होगा वत्स महाजनपद का, या मत्स्य महाजनपद के अधीन रहा होगा। अगले गणराज्य पर चलते हैं, अलकप्प के बुली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलकप्प के बुली। देखिए जैसे बुली लिखा हुआ है तो बुली से आप याद कर सकते हैं बिहार। तो बिहार के शाहाबाद और मुजफ्फरपुर जिले में ये मुजफ्फरपुर का मैप है, और इस मुजफ्फरपुर के पश्चिमी हिस्से पर आपको ये जो हरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये बिहार के शाहबाद और या बिहार प्रांत के इस वाले हिस्से में ये जो पश्चिमी क्षेत्र दिख रहा है हरा हरा कलर का, यहां पर हुआ करता था अलकप्प के बुली। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्धों को शिक्षा ही इस गणराज्य में मिली। इसकी राजधानी वेड द्वीप थी या बोथिया द्वीप थी, याद रखना, बेतिया द्वीप या बोतिया द्वीप कहा जाता है। तो बोतिया द्वीप या बेठ द्वीप एक ही शब्द है, ये बेठ द्वीप, बोतिया या बेठिया, ये शब्द एक ही है। ये किसकी, अलकप्प की राजधानी हुआ करती थी। इस गणतंत्र के लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस महाजनपद के सभी लोग या किस गणतंत्र के सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पूर्व में अलकप्प नाम का जो गणतंत्र है इसके सारे लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्माण सूत्र, ये बौद्ध धर्म का एक वाक्य है, सूत्र है जो महत्वपूर्ण माना जाता है, के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि अवशेष प्राप्त कर बुलियों ने उस पर अलकप्प में एक स्तूप निर्माण करवाया था। याद रखिए, अलकप्प स्तूप किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे लगता है कि बलि जो है वो शाक्य से संबंधित थे या शाक्य से कुछ न कुछ संबंध रखते थे। फिर ये संबंध क्योंकि निर्धारित नहीं हो चुका है, इतने ही काम के फेंकते हैं इस गणराज्य में। आगे बढ़ जाते हैं हम, केशुपुत के कालम, ये याद रखना, ये भी एक अच्छा गणराज्य है। एक छोटा सा गणराज्य है, छोटा सा क्षेत्र जिसे कालम कहते हैं। ये छोटा प्राचीन गणराज्य था, कौशल के पश्चिम में सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान पर था। आपको उत्तर प्रदेश के इस नक्शे में ये जो लाल रंग का क्षेत्र दिखाई दे रहा, दिखाया गया है, यही केशुपुत्र के कालम को प्रदर्शित करता है। इस गणराज्य का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और जातक कथाओं में भी इस गणराज्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कालामों का संबंध जो है वो पांचाल जनपद के केशियों से था। ये याद रखना कि ये जो कालाम नाम के गणराज्य है इसका संबंध पांचाल नाम का जो महाजनपद था उसके केशियों से मिलता है, या ये कहा जाता है कि पांचाल जनपद के केशियों ने ही टूट करके एक नया जनपद बनाया था, एक गणराज्य बनाया था जो केसीपुत के नाम से जाना जाता है। कालाम लोग ने कौशल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये किसके अधीन था, ये कौशल नाम का जो राज्य था उसके अधीन हुआ करता था। याद रखना है किसके अधीन था, कौशल के अधीन था। इस गणराज्य के अलार कलाम नामक आचार्य हुआ करते थे। और आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध को पहली बार ज्ञान किसने प्रदान किया है, दीक्षा किसने प्रदान की, तो उनके जो पहले गुरु हुए वो अलार कलाम ही थे। और वो अलार कलाम का संबंध केसीपुर के कालम से संबंधित है। आलार कलाम उरुंगवेला के समीप में रहते थे। ये गुरुजी जो थे, ये आचार्य जो थे, ये उरुवेला नाम का जो स्थान है वहां उसके समीप रहते थे। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम इन्हीं से उपदेश ग्रहण किया था। ये याद रखना, सर्वप्रथम किससे उपदेश ग्रहण किया था, तो उन्होंने अलार कलाम को पहला गुरु बनाया था। या महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु उनके अलार कलाम थे, याद रखिएगा। इसी में अगला जो गणराज्य हमें पढ़ना है वो रामग्राम के कोलिये है। ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य के रूप में रामग्राम के कोलिये है। कोलिये वंश के लोग रामग्राम नाम की जगह पर रहते थे, इसलिए इसे रामग्राम के गणराज्य कहा जाता है।
यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। देखिए शाक्य गणराज्य जो अभी हमने पढ़ा, शाक्य जो कपिलवस्तु या कपिलवस्तु के पूर्व में जो गणराज्य था, ये पूर्व में जो गणराज्य था उसे ही रामग्राम कहा जाता है, ये याद रखना। दक्षिण में सरयू नदी तक विस्तृत था, अयोध्या में जो सरयू नदी है वहां तक ये स्थित था। इस गणतंत्र की राजधानी रामग्राम थी, इसीलिए इसे रामग्राम के कोलीय कहा जाता है। वर्तमान में ये गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हो चुकी हैं। पहला पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण कि ये कहां पर स्थित है, तो भैया उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर नाम का जिला है वहां पर रामगढ़ नाम की जो गणराज्य है वो हुआ करती थी, रामग्राम नाम का गणराज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी रामग्राम थी, इसीलिए इसे रामग्राम कहा जाता है। इसके दक्षिण में सरयू नदी बहती थी और उसके पूर्व में शाक्य गणराज्य स्थित था। कोलीय और शाक्य जो अड़ोसी पड़ोसी थे, गणराज्यों के बीच रोहिणी नदी के जल को लेकर के, अभी हमने शाक्य गणराज्य आपको पढ़ाया था तो बताया था कि रोहिणी नदी जो है वो उसके पूर्व में बहती थी, तो रोहिणी नदी के बीच को लेकर के इनके बीच में जल के उपयोग को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ करता था, या दोनों जो है उसके जल को लेकर हमेशा संघर्षरत रहते थे। कोलीय, रामग्राम के कोलीय और शाक्य दोनों आपस में लड़ाई किया करते थे। महात्मा बुद्ध की मध्यस्थता के कारण दोनों राज्यों के बीच स्थायी शांति स्थापित हो गई और स्थायी शांति से ये अपने आप में एक स्थायी जनपद महागणराज्य के रूप में सामने आया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस विषय में याद रखनी है, इस गणराज्य के लोग अपनी पुलिस शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रामग्राम के कोलीय हैं वो उनकी मूल विशेषता क्या थी, तो जो पुलिस व्यवस्था है वो उनकी मूल व्यवस्था या मूल विशेषता थी। ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था किस एक महागणराज्य या गणराज्य की या गणतंत्र की विशेषता है, तो रामग्राम के जो कोलीय हैं, रामग्राम के कोलीय, ये इनकी मूल विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो महाजनपद हमें पढ़ना है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट महाजनपद है कुशीनारा के मल्ल। मल्ल हमें दो बार पढ़ना है, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। तो पहले है कुशीनारा के मल्ल, ये मल्लों की दूसरी शाखा थी, पहली थी पावा। पावा आपको याद है, पावा आगे पढ़ेंगे हम। आधुनिक कसिया या कुशीनगर, जो कुशीनगर नाम से विख्यात क्षेत्र है वो कुशीनगर नारा या कुशीनगर महागणराज्य के नाम से जाना जाता था। और कुशीनगर जो है उसकी राजधानी या मल्लों की राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। तो मल्लों के दो अलग अलग राज्य थे, पहला पावा था और दूसरा कुशीनगर था। कुशीनगर इसलिए कुशीनगर है क्योंकि वो कुशीनगर राजधानी, तो कुशीनगर की राजधानी, मल्लों की पहली राजधानी कुशीनगर है तो कुशीनगर के मल्ल, और दूसरी पावा है तो पावा के मल्ल। ऐसे दो अलग अलग राज्य हुआ करते थे। महर्षि वाल्मीकि, आप जानते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, में कुशीनगर के मंतो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल के वंशज थे, ऐसा वर्णन मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मल्ल शब्द जो है वो कहां से आया। आप सब लोग राम भगवान या श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण को जानते हैं। तो लक्ष्मण के जो पुत्र थे चंद्रकेतु मल्ल थे, क्या नाम था उनका, चंद्रकेतु मल्ल। उन चंद्रकेतु मल्ल के वंशज या उनके 4 पीढ़ी के बाद की जो 5वीं 6ठी पीढ़ी थी वो मल्ल वंशज के नाम से विकसित हो गई और उसकी 2 शाखाएं बनी। पहला कुशीनगर के मल्ल और दूसरा आपको पता है पावा के मल्ल, ये याद रखना। तो ये रामायण कालीन लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। मल्लों को अपनी विद्या, कला और युद्ध प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तो मल्लों की विशेषता थी युद्ध कला, क्योंकि लक्ष्मण के पुत्र हैं या लक्ष्मण के वंशज हैं तो युद्ध कला तो जानते ही होंगे। दर्शन शास्त्र में मल्लों को विशेष प्रगति थी। उनके राज्य में एक नगर उखेल कप, ये नगर का नाम है, ये याद रख लेना, एक नगर का नाम है उखेल कप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था तो उखेल कप नाम का जो नगर है ये दर्शन शास्त्र का प्रमुख नगर माना गया है, ये पॉइंट याद रखना। तो उखेल कप किस राज्य के अधीन हुआ करता था, तो कुशीनगर के मल्ल के अधीन हुआ करता था। यहाँ सब लोग विचार विमर्श करने के लिए आते थे। बुद्ध का देवावसान भी कुशीनगर में ही हुआ है, ये भी याद रख लेना। ये क्वेश्चन सीधे तरह इस तरह से पूछा जा सकता है
कि महात्मा बुद्ध का देहावसान या उन्होंने अपना जो महापरिनिर्वाण है वो उनको कहाँ प्राप्त हुआ, वो कुशीनगर नाम का जो गणराज्य है वहां प्राप्त हुआ। अगले जनपद पे चलते हैं। अगला महाजनपद है पावा के मल्ल। यह क्षत्रिय गणतंत्रात्मक राज्य था। यहाँ मतलब क्षत्रिय लोग रहा करते थे या क्षत्रिय लोगों का शासन हुआ करता था, ये माना जाता है। इसकी राजधानी पावा थी, इसीलिए इसे पावा के मल्ल कहा जाता है। यह गणतंत्र वर्तमान में कुशीनगर जिले के पडरोना नामक स्थान में स्थित है। देखो, कुशीनगर में दो अलग अलग राज्य हुआ करते थे, पहला कुशीनगर के मल्ल और दूसरे पावा के मल्ल। तो पावा भी कुशीनगर में ही स्थित था, एक ही जिले के दो हिस्से हैं ये। तो इसके लिए मैप की जरूरत नहीं, आप याद रख लेना, कुशीनगर जिले में ही स्थित था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। अभी हमने बात की भगवान लक्ष्मण के वंशज हैं, इसलिए सैनिक प्रवृत्ति के रहेंगे। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजात शत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ में एक संघ बनाया था और संघ बनाकर अजात शत्रु पर आक्रमण किया था। अजात शत्रु ने इन दोनों को हराया था। अजात शत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। तो ये याद रखना कि अजात शत्रु नाम का जो राजा था, हमने मौर्य वंश पढ़ा, मतलब हमने जो पुराने वंश पढ़े, जो शासक पढ़े, वहां अजात शत्रु को पढ़ा हुआ है। तो अजात शत्रु ने किसको हराया था? इन मल्लों को भी हराया था। कौन से मल्ल? पावा के मल्ल को भी हराया था और लिच्छवियों को भी हराया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आया था एग्जाम में कि अजात शत्रु के समक्ष किन दो गणराज्यों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की थी? तो लिच्छवियों ने और किसने? पावा के मल्लों ने। पावा में वर्धमान महावीर, देखो जैन धर्म से संबंधित जो महावीर भगवान है उनका देहावसान कहाँ हुआ? पावा के मल्ल में। तो हमने मल्ल की दो शाखाएं पढ़ी हैं। हमने क्या पढ़ा कि मल्ल की दो शाखाएं हैं, पहली है कुशीनगर, कुशीनारा, कुशीनगर, और दूसरी है पावा। क्या है? पावा। तो कुशीनगर में बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, महात्मा बुद्ध का देहावसान हुआ। और पावा में जो है वो महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के, ये जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक रहे या प्रचारक रहे, उनका देहावसान हुआ। दोनों फैक्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पिपलीवन के मौर्य। ये बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद है हमारे लिए, याद रख, सॉरी गणराज्य है हमारे लिए, याद रखना। यह गणराज्य शाक्य गणराज्य की एक शाखा थी। हमने कपिल वस्तु के शाक्य पढ़ा ना, कपिल वस्तु के शाक्य, इनकी एक शाखा थी। कौन सी? पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य, मौर्य वही मोर वाला मौर्य है ये। अभी हम चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। महावंश टीका नाम का जो किताब है, से ज्ञात होता है कि कौशल नरेश विरुधक के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमालय प्रदेश से भाग गए, जहां उन्होंने मोरों की कूख से गुंजायमान स्थान पिपलीवन नामक नगर बसाया और उसी पर शासन करना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बताया जा रहा है कि पिपलीवन के मौर्य का नाम पिपलीवन के मौर्य क्यों पड़ा। देखो, आप सबको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कौशल नाम का जो महाजनपद था, कौशल नाम का महाजनपद था, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था विरुधक। तो विरुधक नाम के राजा ने राजा के अत्याचार से बचने के लिए, या इस किताब में ये वर्णन मिलता है महावंश टीका में, इसमें कहा गया है कि कौशल महाजनपद के राजा विरुधक के अत्याचारों से जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग परेशान हो गए और उन्होंने वहां से भाग करके पिपलीवन नाम का स्थान, जहां पर मोर की आवाजें आती रहती थी, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी आवाजें आती रहती थी, वहां मोर की आवाजों से गुंजायमान स्थान पिपलीवन को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक नगर बसा दिया। इसीलिए इसका नाम पिपलीवन के मौर्य पड़ा। अब क्यों पड़ा? मोरों के प्रदेश का निवास होने के कारण मौर्य नाम पड़ा या मौर्य कहलाया। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना और इसी का कुल का अगला व्यक्ति जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य आता है और चंद्रगुप्त मौर्य फिर सभी महाजनपदों को मिलाकर एक चंद्रगुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य मगध सम्राट के जो थे वो इसी वंश से संबंधित थे, याद रखना। मौर्य गणराज्य की राजधानी पिपलीवन थी, जो कुशीनारा के 50 मील दूर थी। अगर आपने कुशीनारा पढ़ लिया या कुशीनगर पढ़ लिया तो कुशीनगर से 50 मील की दूरी पर आपको एक नया महाजनपद मिलेगा जो पिपलीवन कहलाता था। इसलिए कुछ विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य से इसे जोड़ा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस गणराज्य से था, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो पिपलीवन के मौर्य से था, या उनकी राजधानी क्या थी, पिपलीवन थी, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वैशाली के लिच्छवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैशाली के लिच्छवी हैं, ये भी महत्वपूर्ण एक विशेष साम्राज्य रहा है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद या गणराज्य रहा। सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, जो है वैशाली के लिच्छवी था। हमने नक्शे में आपको ये बता दिया है कि कहाँ था। जो नेपाल के तराई वाला स्थान है या बिहार के उत्तर वाला जो हिस्सा है उसे ही हम वैशाली कहते हैं। लिच्छवी वंश वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे, या लिच्छवी जो है वज्जी संघ में सर्व प्रमुख था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, याद रखिएगा, इसे वैशाली राजधानी ही थी, इसीलिए तो उसे वैशाली के लिच्छवी कहा जाता है। लिच्छवी तो वंश का नाम हो गया, राजधानी उसकी लिच्छवी हो गई। मुजफ्फरपुर जिले बेसाद, ये वही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित था, जो कि गंडक नदी पर बसा हुआ है। ये पॉइंट याद रखना। महावग्ग जातक की कथा के अनुसार वैशाली एक धनी और समृद्ध धनी नगर हुआ करता था। ये याद रखना कि जो बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं उनके अनुसार वैशाली एक स्पेशल धनी नगर हुआ करता था। यह सभी गणराज्यों में सबसे धनी नगर किसे माना जाता था, तो लिच्छवी को सबसे ज्यादा धनी नगर माना जाता था। एक पन्न जातक एक किताब है कि से ज्ञात होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एक योजनाबद्ध मीनार से, और उसके पहरे में मीनार वाली तीन द्वार हुआ करते थे, इससे घिरा हुआ था। तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे मौर्य साम्राज्य में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो आसपास से खाई से घिरी हुई थी, वैसे ये जो लिच्छवी नाम का स्थान था, वैशाली नाम की जो जगह थी, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली, ये चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और एक योजनाबद्ध नगर के रूप में स्थापित किया गया था। जो दीवारें होती थी उसमें 3 तरफ से दरवाजे होते थे ताकि इसकी रक्षा की जा सके। लिच्छवियों ने वैशाली में शालीवन नामक आश्रम में दो मंजिली कूटागार का निर्माण करवाया था, जहां रहकर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कहाँ रहकर ज्यादातर उपदेश दिए, तो उन्होंने ये जो कुटागार नाम का स्थान है, कुटागार आश्रम है, 2 मंजिल की एक बिल्डिंग है, कुटागार एक आश्रम है, इसका निर्माण किसने करवाया, वैशाली के लिच्छवियों ने करवाया, जहां पर रहकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, अपने ज्यादातर जो है वो अपने विचार या उपदेश दिए। लिच्छवियों का प्रसिद्ध राजा चेटक था। चेटक की बहन जो थी उसी वो इनसे शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, ये भी हमें याद है। इनकी पुत्री चेलन्ना का विवाह जो है मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो याद रखना, हम ये जब महाजनपद पढ़ेंगे तो ये लिच्छवी वंश की बहुत सारी बातें हम वहां पढ़ते हैं कि लिच्छवी वंश की राजा चेटक हुआ करते थे, उनकी एक बहन थी चेलन्ना, और इस चेलन्ना ने जो है वो विवाह किया था मगध के राजा बिंबिसार से। तो बिंबिसार ने अपना जो राज्य फैलाने के लिए 2 तरीके का उपयोग किया था, एक तो दुश्मन को हरा दो और एक कूटनीतिक तरीके से अपनी शादी कर लो उसकी बहन से। तो ये जो पहला तरीका है उससे लिच्छवी को उसने अपने कब्जे में किया था। चेटक की बहन त्रिशला का विवाह वज्जी संघ के जातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ से हुआ था, ये भी याद रखना। तो सिद्धार्थ कौन है, आप सिद्धार्थ को अच्छे से जानते हैं, जो बाद में बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए हैं। यही सिद्धार्थ की शादी किससे, वज्जी संघ के जातक कुल के सिद्धार्थ से हुई। इन्हीं सिद्धार्थ और त्रिशिला के पुत्र वर्धमान महावीर थे। सॉरी, मैंने गलती से बौद्ध धर्म बोला है, जैन धर्म के जो है प्रवर्तक बने थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। बौद्ध धर्म के तो हमने अभी महावीर बुद्ध की बात की, उन्होंने यहाँ उपदेश दिया है। तो सिद्धार्थ और त्रिशिला के पुत्र भगवान महावीर जो है वो इस जैन धर्म के प्रवर्तक इन्हीं धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, कुशी तथा कौशल के साथ मिलकर एक सीमित मोर्चा बनाया था और इन चारों ने मिलकर के उस पर आक्रमण किया था। किस पर, अजातशत्रु पर। तो अभी हमने अजातशत्रु पर आक्रमण 2 लोगों से करवाया था कि मल्लों ने किया था और मल्लों की जो शाखा थी उसने किया था,
और काशी ने किया, कौशल ने किया। तो ये काशी और कौशल तो महाजनपद हुआ करती थी। मल्ल जो है वो गणराज्य हुआ करता था, वो इसके साथ मिल गया था। लिच्छवी गणराज्य अपनी समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य और इन सब के कारण जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के पुत्र विशाल ने वैशाली नगर बसाया था। ये किंवदंती भी है और ऐसा मान्यता भी है। तो दोनों ही बात है, क्योंकि इस स्लाइड में हमने थोड़ा सा छोटे छोटे सेंटेंस या लाइनें यूज की है, तो आप अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये स्लाइड जो है वो छोटे शब्दों वाली रह गई हो, या इसमें थोड़े से छोटे शब्द रह गए। ये आप देख लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप अपनी ओर से लें और इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये पॉइंट याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या अगला जो गणराज्य है वो मिथिला के विदेह है। तो मिथिला के विदेह 10वां गणराज्य है। ये मिथिला कहाँ पड़ता है? मिथिला जो है वो बिहार के दरभंगा नाम के जिले में, दरभंगा नाम के जिले में पड़ता है। याद रखना, यह गणराज्य बिहार के दरभंगा और भागलपुर जिले के भूभाग में वैदेही गणराज्य स्थित था। यह प्रारंभ में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भगवान बुद्ध यहाँ पर गए तो बुद्ध के समय यह एक गणराज्य के रूप में बदल गया, क्योंकि जैसे ही बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाया तो फिर शासन करना छोड़ करके शासन करने के स्थान पर वो शासन में शामिल होने लगे और इससे ये एक गणराज्य बना। इसकी राजधानी जो थी वो मिथिला हुआ करती थी। इसकी पहचान जनकपुर के रूप में की जाती है। जो आपने रामायण कालीन जनक पढ़ा हुआ है ना, जनकपुर, सीता माता के पिता, वही जनकपुर की बात की जा रही है। बुद्ध के समय मिथिला एक व्यापारिक नगरी हुआ करती थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 जनपदों में से कौन सा महाजनपद व्यापारिक नगरी कहलाता था? तो मिथिला नाम का जो नगर था वो एक व्यापारी नगरी कहलाता था। यह गणतंत्र के राजा जनक हुआ करते थे। वे अपनी शक्ति और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। यह गणराज्य नेपाल की सीमा के पास स्थित था। देखो, अधिकांश जो गणराज्य है वो हिमालय के तराई और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित थे, लेकिन नेपाल में स्थित कपिलवस्तु को नहीं भूलना है। अगर नेपाल की सीमा से पूछा जाता है तो कपिलवस्तु ही आंसर करना है। अब हमने 10 गणराज्य पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक इन गणराज्यों में कुछ विशेषताएं रही हैं उनकी बात करते हैं। जैसे पहला विशेषता, या कुछ और भी गणराज्य छोटे मोटे नाम मिलेंगे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर के खिलाफ लड़ने वाले 3 गणराज्य थे, अश्मक, मालव, शूद्रक, अर्जुनायन और मुशिका। ये 5 3 बोल दिया मैंने गलती से, 5 याद रखना। ये 5 ऐसे गणराज्य थे, ये 5 गणराज्य ऐसे थे जो सिकंदर के खिलाफ लड़े थे, जिन्होंने सिकंदर के सामने हथियार डालने से मना कर दिया था कि भाई हम हथियार नहीं डालेंगे, हम तो लड़ेंगे। तो सिकंदर के खिलाफ लड़ने वाले जो गणराज्य थे, अश्मक था, मालव था, शूद्रक था, अर्जुनायन था और मुशिक था। सिकंदर की वापसी के बाद चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी गणराज्यों पर विजय प्राप्त कर ली और भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित की। बात समझ में आ गई होगी। चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने इन सबको हरा दिया, शक्ति खत्म हो गई। फिर अपने जो कौटिल्य हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से सबको जीत लिया और एक राज्य बना दिया। लेकिन फिर भी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमें पश्चिम में कुछ गणराज्य अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। इनमें मालव, अर्जुनायन, योधेय, मुद्रक प्रमुख थे। याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है फिर से ये गणराज्य के रूप में ही बदल जाते हैं, क्योंकि उनकी मूल विशेषता ही गणराज्य थी। प्रत्येक मामले में राजा का जो चुनाव है, राज्य जो है वो चुना जाता था, उसे राजा जो है वो चुना जाता था, उसे राजा, महाराजा या महासेनापति कहते थे। शकों से ये हार गए और बाद में फिर इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। कुषाणों को तो इनने हराया था, याद रखना, कुषाणों को इन गणराज्यों ने हराया, लेकिन शकों से हारने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुनायन जो है वो आधुनिक जयपुर के निकट हुआ करता था। हम इनके क्षेत्र देख लेते हैं केवल। मालव पूर्वी राजपुताना क्षेत्र, जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहां हुआ करता था। योधेय जो है वो बहावलपुर के निकट हुआ करता था। मद्रक जो है वो रावी और चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र पर हुआ करता था। शिवियों ने चित्तौड़ के निकट अपना राज्य स्थापित किया था, ये भी एक गणराज्य हुआ करता था। शिवी, ये नाम आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, केवल इनका शब्द नाम और इनकी राजधानी भर याद रख लीजिए।
कुतुल नाम का गणतंत्र राज्य कुल्लू घाटी में स्थित था। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है वहां पर एक गणराज्य हुआ करता था कुतुला नाम का। तुर नामक जो राज्य था वो कांगड़े और गुरदासपुर जिले में हुआ करता था, ये भी याद रखना। भद्रक राज्य सियालकोट में हुआ करता था। आभीरो का राज्य मध्य भारत में थे, ये हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत क्षेत्र में गणतंत्रों के समय या छठी ईसा पूर्व गणतंत्र काल में मध्य भारत क्षेत्र में किसका शासन था? आभीरो का शासन था। मिलारो के निकट सन कोनिको की स्थापना की गई। प्राजुर्न ने मध्य प्रदेश के भाग में बसे। अब ये याद रख लेना, प्राजुर्न, ये अर्जुन आयन जो शाखा है ना, उसी के हिस्से के रूप में कुछ लोग क्या है मध्य प्रदेश में बस गए थे। आगे इसी से एक महाजनपद बनेगा। फोंको का राजा सांची के निकट हुआ, राज्य जो है वो सांची के निकट हुआ करता था। ये हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। फोंको एक गणराज्य हुआ करता था जिसका राज्य जो है वो सांची के निकट हुआ करता था। खपरी कास का गणराज्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ करता था, ये भी पॉइंट याद रख लेना। खपरी कास का गणराज्य जो है वो दमोह जिले में हुआ करता था। हमें केवल मध्य प्रदेश के जो टच या मध्य प्रदेश में स्थापित गणराज्य थे उनकी बस एक नाम भर याद रखने, राजधानी याद रख लेनी। सभी गणराज्यों को शाही गुप्तों द्वारा नष्ट कर दिया, अर्थात गुप्त वंश की जब स्थापना हुई तो एक भी गणराज्य नहीं बचा, सभी गणराज्य समाप्त कर दिए गए और फिर गणराज्यों का पतन हो जाता है। दूसरा कारण गणराज्यों में उच्च पदों पर वनुवांशिक होना। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणराज्यों का पतन या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का पतन कैसे हुआ। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी जब बहुत सारे लोग मिलकर शासन चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उच्च पदों पर वंशानुगत आधार पर नियुक्तियां होने लगी तो धीरे धीरे उसमें जो समस्याएं हैं उत्पन्न होने लगी और अंततः गणतंत्रों की आपसी फूट, समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति और खुद इनमें अयोग्य शासकों या अयोग्य लोगों का शासन में शामिल होना इनकी जो है वो समाप्ति का कारण बना। अब देखिए हमने गणतंत्र जो नामक जो टॉपिक था उसको व्यवस्थित तौर पर सबसे पहले कल के वीडियो में हमने गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र शब्द का अर्थ, उसके बारे में साक्ष्य कहां कहां से मिले, इन सब बातों को पढ़ा। फिर हमने एक व्यवस्थित रूप से गणतंत्र की विशेषताएं, गणतंत्र के बारे में जो फैक्ट हो सकते थे वो पढ़े। इस वीडियो में हमने जो 10 गणतंत्र थे उन सभी 10 गणतंत्रों की एक एक विशेषता को पढ़ लिया है। आपका ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हुआ। एग्जाम के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ये अच्छे से याद करना है। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताना ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबको विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू।